नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्राणी कार्य एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात की थी। मैंने बताया था कि कई प्रकार के रक्त समूह मानव समष्टि में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ जो रक्त समूह हैं जिनका रक्ताध्यान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में महत्व है, क्योंकि उनकी एंटीबॉडी या तो ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं या फिर वो एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उनको विदेही मानकर उनके विरुद्ध एंटीबॉडी का संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार के जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनका रक्ताध्यान के दौरान महत्व होता है, और इसी कारण से जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के ब्लड में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उसको दिया जाता है, तो रक्त समूहों का मिलान करना परम आवश्यक होता है। पिछले व्याख्यान में मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात की थी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनते हैं: ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O, और उनकी वंशानुगति कैसे होती है और रक्ताध्यान के दौरान उनकी मैचिंग किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में हमने विस्तार से बात की थी। इसी के साथ ही एक और रक्त समूह है जिसको RH कारक या RH फैक्टर कहा जाता है। RH कारक का भी रक्ताध्यान के दौरान काफ़ी महत्व है, और RH कारक का भी मिलान करना आवश्यक होता है। RH कारक वास्तव में क्या है, ये इसका रक्ताध्यान में क्या महत्व है, इसके बारे में हम विस्तार से बात इस व्याख्यान के अंतर्गत हम करेंगे। RH कारक जैसा कि शब्द से पता चलता है, RH शब्द जो है वो रीसस शब्द से लिया गया है। रीसस एक बंदरों की प्रजाति है। सबसे पहले RH कारक की खोज रीसस नामक बंदर प्रजाति में की गई थी, और इसीलिए इस फैक्टर को RH फैक्टर या RH कारक कहा जाता है। लैन स्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक इस रक्ताध्यान संबंधित प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रीसस मंकी के अगर ब्लड को गिनी पिग में दिया जाता है, गिनी पिग के ब्लड के साथ अगर उसको मिलाया जाता है, तो गिनी पिग के ब्लड में कुछ विशेष प्रकार की एंटीबॉडी हैं वो संश्लेषित हो जाती हैं। तो इसका तात्पर्य ये था कि रीसस बंदर की जो RBC हैं उन पे कुछ विशेष प्रकार के एंटीजेंस होते हैं जो गिनी पिग के ब्लड में नहीं होते, और इसी कारण से गिनी पिग के ब्लड में उस एंटीजेंस के विरुद्ध एंटीबॉडी का संश्लेषण हो जाता है। जब इस गिनी पिग के एंटी सीरम मतलब वह ब्लड या वह प्लाज्मा जिसमें वो एंटीबॉडी उपस्थित है, उस गिनी पिग के एंटी सीरम के साथ विभिन्न मनुष्यों के रक्त का मिश्रण किया गया या उसको मैच किया गया, तो देखा कि कई व्यक्तियों के ब्लड के साथ एग्लूटिनेशन या समूहन की क्रिया होती है, RBC का लाइन होता है, जबकि कुछ व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य है उस मनुष्य में भी या मानव प्रजाति में भी, मानव समष्टि में भी इस प्रकार की 2 स्थितियां बनती हैं। बाद की खोजों से ये पता चला कि जिन व्यक्तियों में समूहन होता है उनमें कोई एक विशेष प्रकार का एंटीजन उनकी RBC में अनुपस्थित होता है, जबकि दूसरे व्यक्ति जिनमें समूहन की क्रिया नहीं होती है जिनमें समूहन की क्रिया होती है उनमें वह विशेष प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है, जिससे वो एंटीबॉडी उसके साथ जुड़ जाती हैं, और जिनमें समूहन की क्रिया या एग्लूटिनेशन की क्रिया नहीं होती है उनकी RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो विशेष प्रकार का प्रोटीन है वो अनुपस्थित होता है। तो उस प्रोटीन का नाम RH कारक या RH फैक्टर दिया गया। तो आज हम देखते हैं कि मानव समष्टि जो है, संपूर्ण मानव समष्टि को इस RH कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 समूहों में उनको विभेदित कर सकते हैं। पहला समूह है उन व्यक्तियों का है जिनमें यह RH कारक पाया जाता है, वो RH धनात्मक या RH पॉजिटिव कहलाते हैं, जिनको सामान्यतः हम पॉजिटिव कह देते हैं। और दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जिनमें यह RH कारक अनुपस्थित होता है, वो RH ऋणात्मक या RH नेगेटिव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो उसके साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये RH कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति को दर्शाता है, जबकि AB, AB और O ये एक अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो दूसरे एंटीजेंस के कारण से डिटरमाइन होता है। तो जब हम बात करते हैं A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है और वह RH धनात्मक है, या फिर उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B है वो RH धनात्मक है। यदि हम बात करें A नेगेटिव, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है लेकिन वह RH ऋणात्मक है, अर्थात उसमें RH कारक अनुपस्थित है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत जिस प्रकार से एंटीजन जेनेटिकली डिटरमाइन होते हैं, उसी प्रकार से कुछ एंटीबॉडीज हैं वो भी जेनेटिकली डिटरमाइन होती हैं, जो सामान्य प्लाज्मा में व्यक्तियों के शरीर में उपस्थित होती हैं। लेकिन आरएच कारक के साथ ऐसा नहीं है। आरएच कारक से संबंधित जो एंटीबॉडी हैं वो जेनेटिकली या जन्मजात मनुष्य में उपस्थित नहीं होती हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जिन व्यक्तियों में आरएच कारक अनुपस्थित होता है या आरएच जो नेगेटिव होते हैं उनमें कोई आरएच एंटीबॉडी उपस्थित हो, ऐसा नहीं होता है। आरएच कारक के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण तभी होता है जब कोई आरएच ऋणात्मक व्यक्ति किसी आरएच धनात्मक व्यक्ति से ब्लड प्राप्त करता है या रक्त प्राप्त करता है, तो आरएच एंटीजन के प्रवेश करने के फलस्वरूप ही आरएच कारक के विरुद्ध एंटीबॉडी का संश्लेषण होता है और ऐसी एंटीबॉडी हैं वो इम्यून प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं। तो रक्ताधान के दौरान आरएच कारक का भी काफ़ी महत्व है। यदि किसी आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड यदि आरएच नेगेटिव व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो आरएच नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में उस आरएच कारक के विरुद्ध एंटीबॉडी का संश्लेषण प्रेरित हो जाता है। उसका इम्यून सिस्टम है आरएच कारक के प्रति सेंसिटाइज हो जाता है और वह एंटीबॉडीज का निर्माण प्रोड्यूस करता है। पहली दफ़ा ये रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होती है, इतनी मैसिव अमाउंट में एंटीबॉडी नहीं बनती है, लेकिन मेमोरी सेल्स उसके विरुद्ध संश्लेषित हो जाती हैं। बी मेमोरी सेल्स या टी मेमोरी सेल्स उसके विरुद्ध संश्लेषित हो जाती हैं। लेकिन जब दूसरी बार वही व्यक्ति उसी व्यक्ति से अगर ब्लड प्राप्त करता है, तो चूंकि मेमोरी सेल्स जो हैं वो रिएक्शन बहुत ही मैसिव अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में रेस्पॉन्स देती हैं। तो ऐसी स्थिति में उस ग्राही का ब्लड है, उसकी आरबीसी है, उनका लाइन हो जाता है, आरबीसी नष्ट होने लगती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आरएच कारक का मिलान करना भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आरएच कारक क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात की। तो आरएच कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे जो मानव समष्टि है वो दो प्रकार की होती है, आरएच पॉजिटिव और दूसरा आरएच नेगेटिव। अगर इनका प्रतिशत देखें तो यूरोप में 85% जो लोग हैं वो आरएच पॉजिटिव हैं, जबकि 15% लोग आरएच नेगेटिव होते हैं। भारत में 93% लोग आरएच पॉजिटिव हैं, यानी जिनमें आरएच कारक पाया जाता है, जबकि 7% लोग हैं वो आरएच नेगेटिव मिलते हैं। चाइना में आरएच पॉजिटिव ही होते हैं लगभग, यानी 99.5% जो पॉपुलेशन है वो आरएच पॉजिटिव है, जबकि 0.5% जो पॉपुलेशन है वो ही आरएच नेगेटिव है। तो चाइना में आरएच नेगेटिव काफ़ी कम मिलते हैं, यूरोप में ज़्यादा होते हैं, भारत में ये 7% होते हैं। अब आरएच जो एंटीजन है, ऐसा नहीं है कि आरएच एंटीजन केवल एक ही प्रकार का एंटीजन होता है। आरएच एंटीजन भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एंटीजन डी है। जो सामान्य एंटीजन डी है उसी की जनरली हम बात करते हैं जब हम आरएच कारक की बात करते हैं। तो जिन व्यक्तियों में एंटीजन डी पाया जाता है उन्हीं को आरएच पॉजिटिव माना जाता है, और जिनमें एंटीजन डी नहीं होता है उनको आरएच नेगेटिव माना जाता है। तो जब आरएच कारक धनात्मक या आरएच ऋणात्मक की बात होती है तो हम आरएच कारक का जो एंटीजन टाइप ऑफ डी है उसी की हम बात कर रहे होते हैं। हालांकि इससे दूसरे प्रकार के एंटीजन्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। आरएच कारक की वंशानुगति कैसे होती है? जैसे हमने एबीओ सिस्टम की वंशानुगति की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के जो एलील्स हैं वो मानव समष्टि में उस एबीओ सिस्टम की वंशानुगति के लिए पाए जाते हैं, जिसमें IA, IB और IO से जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी वंशानुगति कैसे होती है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आरएच कारक की वंशानुगति है वो थोड़ी डिफरेंट है, और इसकी वंशानुगति को समझाने के लिए 2 मत जो हैं वो प्रचलित हैं। एक मत जो विनर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको विनर्स का मत कहा जाता है, और दूसरा मत जो है वो फिशर्स का है। फिशर नामक साइंटिस्ट ने यह मत प्रतिपादित किया था। दोनों मत हैं, उन दोनों में क्या भिन्नता है? हालांकि दोनों मत एक ही बात कहते हैं, लेकिन वो 2 डिफरेंट तरीक़ों से वो उस बात को कहते हैं। दोनों मत क्या हैं, उनमें फिर उन दोनों को हम कंपैरेटिव कैसे कर सकते हैं इसकी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं विनर के मत की। विनर का मत है वो ये कहता है कि आरएच कारक की वंशानुगति जो है वो एक मल्टीपल एलेलिज्म का उदाहरण है। यानी आरएच कारक की वंशानुगति के लिए मानव समष्टि में 8 एलील्स पाए जाते हैं, और 8 एलील है वो गुणसूत्र के किसी एक ही लोकस पर स्थित होते हैं।
यानी ऐसा नहीं है कि ये जो 8 एलील है वो अलग अलग विस्थल पर या अलग अलग लोकस पे उपस्थित हों, ऐसा नहीं है। इनका जो लोकस है वो एक ही होता है, किसी गुणसूत्र पे ये एक ही लोकस पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब व्यक्ति में कौन सा एलील जो है वो प्रेजेंट है, उसके आधार पे उसका फिनोटाइप है वो निर्धारित होता है। उसमें वो व्यक्ति RH पॉजिटिव होगा या RH नेगेटिव होगा, और उसमें किस प्रकार के RH एंटीजन का संश्लेषण होगा, ये उसमें उपस्थित एलील्स के आधार पे तय होता है। और प्रत्येक व्यक्ति में चूंकि गुणसूत्र समजात जोड़ों में होते हैं, तो ऐसे 2 एलील्स होते हैं और उनके मध्य प्रभाविता का संबंध जो है वो पाया जाता है। तो विनर के अनुसार जो RH कारक हैं उसके लिए 8 एलील होते हैं। वो 8 एलील कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण प्रेरित करते हैं, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ये जो सारणी यहाँ पर मैंने बनाई है ये बताती है कि कौन कौन से एलील होते हैं और वो किस प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण प्रेरित करते हैं। तो इन एलील्स को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो R, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R0, कैपिटल RZ, उसके बाद में स्मॉल r डैश, स्मॉल r डबल डैश, उसके बाद में है स्मॉल ry। इस प्रकार से हम इनको जो प्रदर्शित करते हैं, ये 8 प्रकार के एलील हैं। ये जो 8 प्रकार के एलील हैं ये किस प्रकार के एंटीजन को संश्लेषित करते हैं, तो R1 जो है, अब इसमें से कुछ एलील हैं जो केवल एक ही प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण कर सकते हैं, जबकि कुछ एलील हैं वो एक से अधिक 2 या 3 प्रकार के एंटीजन के संश्लेषण को प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देखिए कि जो R0 है वो जिस प्रकार के एंटीजन को संश्लेषित करता है उसका नाम R0 है, यानी वो R0 टाइप के एंटीजन का संश्लेषण करता है। स्मॉल r है वो किसी प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण प्रेरित नहीं करता, यानी जिन व्यक्तियों में स्मॉल r एलील होगा उसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण नहीं होगा। उसके बाद में स्मॉल r डैश है वो एक एंटीजन का संश्लेषण करता है, वो स्मॉल r डैश कहलाता है। स्मॉल r डबल डैश है वो भी स्मॉल r डबल डैश टाइप के एक ही प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण करता है। उसके बाद में स्मॉल r y है, ये 2 प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण करता है, इसमें r डैश और r डबल डैश, यानी ये दोनों प्रकार के एंटीजन, ये ry जो एलील अगर उपस्थित हो तो ये दोनों प्रकार के एंटीजन जो हैं वो संश्लेषित होते हैं। उसके बाद में R1 जो एलील है, R1 एलील भी 2 प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण कर सकता है, उसमें R0 टाइप और दूसरा स्मॉल r डैश टाइप, यानी ये 2 प्रकार के एंटीजन ये सिंथेसाइज कर सकता है, इसको प्रेरित करता है। R2 है वो भी 2 प्रकार के एंटीजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है, जिसमें R0 और R डबल डैश है। तो इस प्रकार से ये सभी 8 जो एलील्स हैं उसमें कुछ एलील केवल एक ही प्रकार के एंटीजन के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ एलील हैं वो 2 या फिर 3 प्रकार के एंटीजन के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। और यहाँ पर जो RZ है वो 3 प्रकार के एंटीजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है, जिसमें R0, R डैश और R डबल डैश, यानी जिन व्यक्ति में RZ एलील उपस्थित होगा उनमें ये तीनों प्रकार के एंटीजन है वो सिंथेसाइज होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन व्यक्तियों में R0 एंटीजन उपस्थित होता है उन्हीं व्यक्तियों को RH पॉजिटिव माना जाता है, बाकी को RH नेगेटिव की श्रेणी में ही रखते हैं, क्योंकि R0 जो एंटीजन है वो ही जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अबनॉर्मलिटी या फिर गंभीर स्थिति को उत्पन्न करता है, उसके विरुद्ध इम्यून सिस्टम है वो सक्रिय होता है और एंटीबॉडी सिंथेसाइज होते हैं। बाकी जो एंटीजन हैं उनका इतना महत्व नहीं है, वो सभी RH नेगेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि विनर का जो मत है वो ये कहता है कि RH कारक के निर्धारण के लिए मानव समष्टि में 8 प्रकार के एलील्स हैं वो पाए जाते हैं। अब किस व्यक्ति में कौन से एलील उपस्थित हैं उसके आधार पे उसकी RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो एंटीजन सिंथेसाइज होंगे और इसके आधार पे यह तय होगा कि व्यक्ति RH पॉजिटिव है अथवा RH नेगेटिव है। तो जिन व्यक्ति में R0 टाइप का एंटीजन अगर संश्लेषित होता है या उसकी RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे R0 टाइप का एंटीजन अगर बनता है तो वे व्यक्ति RH पॉजिटिव की श्रेणी में आते हैं, और बाकी सभी जिनमें R0 एंटीजन नहीं बनता है वो RH नेगेटिव की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो मत है वो फिशर का मत है। फिशर इसी बात को दूसरे तरीके से व्यक्त करते हैं। फिशर का मत ये कहता है कि ये कोई मल्टीपल एलेलिज्म का उदाहरण नहीं है, बल्कि RH कारक का निर्धारण है वो 3 लिंक्ड जीन के द्वारा होता है।
और तीनों जो जीन हैं वो इस प्रकार से लिंक्ड होते हैं कि कभी भी ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल की पालना नहीं करते, यानी कभी भी जब ये युग्मकों में गमन करते हैं तो अलग अलग होकर गमन नहीं करते हैं, बल्कि इनका जो गमन है वो एक ब्लॉक के रूप में यानी एक यूनिट के रूप में होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीनों जीन, ये तीन जो एलिल्स हैं, ये तीन जो जीन हैं वो अलग अलग ना होके एक ही एलिल या एक ही जीन है, ऐसा प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये वास्तव में तीन अलग अलग जीन हैं, तो तीन अलग अलग प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण करते हैं। इन तीनों जो जीन हैं इनको फिशर ने रिप्रेजेंट जो किया वो सी, डी और ई के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी, डी और ई ये तीन जो एलिल हैं, और ये कैपिटल जो फॉर्म में जब इसको हम लिखते हैं तो ये इसका डोमिनेंट फॉर्म होता है, और अगर हम इसको स्मॉल लेटर में लिखें तो स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल ई के रूप में लिख सकते हैं। ये इनका रेसेसिव फॉर्म होता है। ये तीनों जीन हैं वो एक यूनिट के रूप में युग्मकों में गमन करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तव में एक जीन ही है, जबकि ये एक जीन न होके तीन अलग अलग लिंक्ड जीन होते हैं। अब ये जो तीनों जीन हैं इनके कौन से जीन का डोमिनेंट फॉर्म है, कौन से जीन का रेसेसिव फॉर्म है, इसके किस प्रकार से वो व्यक्ति में उपस्थित हैं, इस आधार पे इनके अलग अलग प्रकार के जीनोटाइपिक फॉर्म हैं वो बनते हैं। तो तीन जीन जो हैं, प्रत्येक जीन का हमें पता है कि दो अल्टरनेटिव फॉर्म हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीन का चूंकि दो अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, तो कुल मिला के 2 × 2 × 2 यानी 8 प्रकार के जीनोटाइप हैं वो पॉसिबल हैं। और ये 8 डिफरेंट प्रकार के जो जीनोटाइप हैं यही वास्तव में जो विनर के मत के अनुसार वो 8 प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल्स हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों मत हैं वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। तो फिशर के मत के अनुसार जो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बनते हैं, किस कारण से वो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बनते हैं, तीन जो अलग अलग लिंक्ड जीन हैं उनके डिफरेंट एलेलिक फॉर्म के उपस्थिति के आधार पे वही वास्तव में जो विनर के मत के अनुसार के वो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल्स हैं। तो ये जो 8 भिन्न प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं उसके द्वारा किस प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण होता है और उससे ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, RH पॉजिटिव बनता है या RH नेगेटिव बनता है, इसको हम इस सारणी के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम विनर और फिशर के मत की तुलना करते हैं। तो चूंकि हमने देखा कि फिशर का मत ये कहता है कि 3 प्रकार के जो जीन हैं वो लिंक्ड जीन हैं, एक ब्लॉक या एक यूनिट के रूप में गमन करते हैं। तो तीनों प्रकार के जीन्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लें एक स्थिति ये हो सकती है कि तीनों जीन हैं वो कैपिटल फॉर्म में हो, C, D, E, या फिर एक स्थिति ये हो सकती है कि तीनों स्मॉल फॉर्म में हो, स्मॉल C, स्मॉल D, स्मॉल E, या फिर ये हो सकता है कि इनमें कोई एक कैपिटल हो बाकी 2 स्मॉल हो, या फिर कोई 2 कैपिटल हो बाकी 1 स्मॉल हो। तो इस प्रकार से हम जब इनको व्यवस्थित करते हैं तो 8 प्रकार के जीनोटाइपिक फॉर्म हैं वो बनती हैं। ये कैसे बनती है इसको देख लीजिए। तो अब हम फिशर का मत और विनर के मत दोनों की कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके द्वारा किस प्रकार का रक्त समूह बनता है और वह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें देखना है। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो फिशर के मत के अनुसार जो C जीन है वो जिस प्रकार के एंटीजन का संश्लेषण करता है उसको हम एंटीजन C कहते हैं। D जीन है वो एंटीजन D का संश्लेषण करता है, और जो E जीन है वो एंटीजन E का संश्लेषण करता है। यानी ये जो जीन है वो इस प्रकार के एंटीजन के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि जो एंटीजन D है यही महत्वपूर्ण होता है और इसी का रक्ताध्यान में महत्व है। तो जब हम एंटीजन D अगर किसी व्यक्ति में बनता है तो उसी को हम RH पॉजिटिव कहते हैं, बाकी जिसमें एंटीजन D अनुपस्थित होता है उनको हम RH नेगेटिव कहते हैं। तो हम देख सकते हैं फिशर के मत के अनुसार पहला जीनोटाइप जिसको मैंने लिखा है कैपिटल C, कैपिटल D और स्मॉल e, यहाँ पर एंटीजन C भी होगा, एंटीजन D भी होगा। और विनर के अनुसार ये जो जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप जिस एलिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, विनर के मत के अनुसार जो एलिल है वो वहाँ पर R1 टाइप का एलिल है, यानी यहाँ पर एंटीजन C भी होगा और एंटीजन D भी होगा। तो चूंकि एंटीजन D उपस्थित है तो ये RH पॉजिटिव होगा। दूसरा जो जीनोटाइप बनता है जिसमें स्मॉल c, कैपिटल D और कैपिटल E है, यानी यहाँ पर एंटीजन D और एंटीजन E है। और विनर के मत के अनुसार ये जो जीनोटाइप है ये वास्तव में विनर का R2 टाइप का एलिल है,
ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि डी एंटीजन यहाँ भी उपस्थित है। तीसरे में स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल ई है, क्योंकि कैपिटल डी उपस्थित है इसलिए एंटीजन डी बनेगा और ये वास्तव में R0 टाइप का एलिल है। विनर के मत के अनुसार ये R0 टाइप का एलिल है। चौथे में तीनों कैपिटल हैं, तीनों जीन हैं वो कैपिटल फॉर्म में या अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ये वास्तव में विनर का RZ टाइप का जो एलिल है वो है। तो ये 3 प्रकार के एंटीजन संश्लेषित करेगा। फिशर के अनुसार हम उसको एंटीजन सी, एंटीजन डी और एंटीजन ई कह सकते हैं, जबकि विनर के अनुसार हम इसको R0, R' और R" कह सकते हैं। तो ये दोनों मत जो हैं वो अलग अलग नाम देते हैं, बाकी बात है वो वही है। चौथा फिर जो जीनोटाइप, पांचवा जीनोटाइप जो बनता है जिसमें तीनों स्मॉल फॉर्म में है और इसका विनर के अनुसार ये स्मॉल r है, तो किसी प्रकार के ये एंटीजन का संश्लेषण नहीं करेगा। फिर अगला जो छठा जीनोटाइप है जिसमें सी कैपिटल फॉर्म में है, बाकी दोनों स्मॉल या रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो ये विनर का स्मॉल R' टाइप का एलिल है। सातवां जो जीनोटाइप बनता है जिसमें कैपिटल ई है, बाकी सी और डी हैं वो अपने स्मॉल या रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये विनर के अनुसार R" टाइप का जो एलिल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आठवां जो जीनोटाइप है उसमें डी स्मॉल है, बाकी कैपिटल सी है और कैपिटल ई है, तो ये वास्तव में जो विनर का RY टाइप का एलिल है उसको प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से फिशर के मत के अनुसार जो 8 डिफरेंट प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं वो विनर के 8 भिन्न भिन्न एलिल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो विनर के अनुसार अगर R0 टाइप का एंटीजन उपस्थित है अगर RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो ऐसे व्यक्ति RH पॉजिटिव होंगे। और फिशर के अनुसार अगर D एंटीजन अगर उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति हैं वो RH पॉजिटिव कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये 4 जीनोटाइप हैं वो RH पॉजिटिव को दर्शाते हैं और 4 जो बाकी हैं वो RH नेगेटिव हैं। अधिकतर जो पॉपुलेशन जो है वो RH पॉजिटिव की होती है, यानी उनमें किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी जीनोटाइपिक फॉर्म में डी जो है डी एंटीजन अवश्य उपस्थित होता है, तो ऐसे व्यक्ति RH पॉजिटिव होते हैं। तो इस प्रकार से RH की कारक की वंशानुगति के लिए ये 2 मत जो हैं वो प्रचलित हैं, विनर का मत और फिशर का मत। आधुनिक शोध जो हैं वो फिशर के मत को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, उनके अनुसार फिशर का मत ज़्यादा सही है। यानी उनका मानना है कि इस लक्षण की वंशानुगति के लिए 3 प्रकार के जीन मौजूद होते हैं और ये 100% लिंक्ड होते हैं, यानी हमेशा ये एक यूनिट के रूप में ही गमन करते हैं, उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल की पालना ये नहीं करते हैं। RH कारक की रक्तदान के दौरान महत्व है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि कोई RH पॉजिटिव व्यक्ति किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को अगर ब्लड दे देते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसमें खून की कमी हो गई और उसको तत्काल ब्लड की आवश्यकता पड़ी, दोनों व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप मैच किया, ABO ब्लड ग्रुप मैच कर लिया गया, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप मान लीजिए A है, लेकिन एक व्यक्ति जो दाता है वो पॉजिटिव है जबकि जो ग्राही है वो नेगेटिव है, तो RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड RH नेगेटिव को दे दिया। तो जैसे ही एंटीजन RBC पे जो उपस्थित RH कारक या जो एंटीजन अगर उस व्यक्ति में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर पूर्व में वो एंटीजन था वो नहीं था, तो उस ग्राही का शरीर उसको विदेही मानता है, उसको नॉन सेल्फ मानता है और उसके विरुद्ध उसका इम्यून सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है। उसकी बी सेल सक्रिय हो जाती हैं, वो प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल बनाती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि प्राइमरी रेस्पॉन्स आप जानते हैं कि इतना प्रभावी नहीं होता है, तो ज़्यादा जो रिस्क है या ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होती है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति का मान लीजिए दोबारा कहीं एक्सीडेंट होता है या उसको दोबारा ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और पूर्व में जिस व्यक्ति ने ब्लड दिया था, क्योंकि पहली बार कोई अबनॉर्मलिटी या कोई गंभीर स्थिति नहीं बनी थी, तो उसी व्यक्ति का ब्लड अगर उसको वापस दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में चूँकि मेमोरी बी सेल्स जो है वो बनी हुई होती हैं और वो बहुत ही मैसिव अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, तो उस ग्राही का जो ब्लड है उसका लयन हो जाता है, उसकी RBC नष्ट होने लगती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान RH कारक का मिलान करना भी परम आवश्यक होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि RH पॉजिटिव जो है वो RH पॉजिटिव को ब्लड देता है और RH जो नेगेटिव है वह RH नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। क्योंकि RH पॉजिटिव है वो RH नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन नेगेटिव जो है वो हमेशा केवल RH नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, वो पॉजिटिव से नहीं ले सकता।
बच्चे के जन्म के समय भी RH कारक है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इस बच्चे के जन्म के समय कई बार गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए किसी एक महिला जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो RH नेगेटिव जो स्त्री है या वुमेन है, उसने किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति से उसकी शादी हो गई और उनकी जो मान लीजिए पहली संतान है, वो पहली संतान या जो गर्भस्थ शिशु है उसका जो ब्लड ग्रुप है, उसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए RH पॉजिटिव है। तो ये माता है, माता के अंदर गर्भ में जो बच्चा है, माता का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। चूँकि इसका पिता RH पॉजिटिव था तो जरूरी नहीं है कि बच्चा है उसका भी ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव ही हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से युग्मक जिनका जीनोटाइप क्या है, वो किस प्रकार के युग्मक के साथ संयोजन करता है। तो बच्चा है वो RH नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों प्रकार की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव हो गया। अब चूंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और माता का RH नेगेटिव है, अब तब तक कोई समस्या नहीं होती है जब तक माता के ब्लड में ये RH कारक प्रवेश ना कर जाए। हम जानते हैं कि प्लेसेंटा के माध्यम से केवल छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ही आर पार जा सकते हैं, बड़ी कोशिकाएं या बड़े मॉलिक्यूल उसको पार नहीं कर सकते। तो बच्चे का ब्लड है वो माँ के ब्लड से मिक्स नहीं होता है, तो माँ के ब्लड में RH कारक नहीं जाते हैं, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती हैं, तो कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए कि माँ जो है वो पहले से ही RH सेंसिटाइज है, यानी माँ का पहले कभी एक्सीडेंट हुआ था और उसने RH पॉजिटिव ब्लड ले लिया था, तो उस माँ के ब्लड में जो RH जो कारक है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी सिंथेसाइज है, तो वो जो एंटीबॉडी हैं वो बच्चे में प्रवेश कर जाएंगी और ऐसी स्थिति में बच्चे का जो ब्लड है उसकी RBC है उसके ऊपर वो एंटीबॉडी जुड़ जाती हैं और RBC का लयन हो जाता है। तो पहली बार जो शिशु है वो भी उसके लिए भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो तब हो सकती है जब माँ जो है वो पहले से RH कारक के प्रति संवेदीकृत हो या वो सेंसिटाइज हो। लेकिन मान लीजिए कि माँ है वो पहले से RH कारक के विरुद्ध सेंसिटाइज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहले बच्चे के जन्म के समय कोई विशेष अबनॉर्मेलिटी उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जब पहले बच्चे का जन्म होता है उस दौरान जब बच्चे का नाल काटा जाता है तो बच्चे का जो ब्लड है वो माँ के ब्लड में थोड़ा बहुत मिल जाता है। अब चूंकि बच्चे के ब्लड में RH कारक उपस्थित था, वो जैसे ही माँ के रक्त में मिला तो माँ का जो ब्लड है उस RH कारक के विरुद्ध सेंसिटाइज हो गया और उसमें प्लाज्मा B सेल बनी और मेमोरी B सेल का निर्माण हो गया। अब दूसरी बार जब वही महिला उसी पुरुष से गर्भ धारण करती है और दूसरा बच्चा भी अगर RH पॉजिटिव है, तो दूसरी बार गर्भ धारण के दौरान वही स्थिति होगी। माँ के शरीर में जो तैयार एंटीबॉडी हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके माँ बच्चे के रक्त में पहुँच जाएंगी और उसकी RBC का लयन प्रारंभ कर देंगी। तो ऐसी स्थिति में जब गर्भस्थ शिशु के जो RBC हैं उनका लयन होने लगता है, वो नष्ट होने लगती हैं, तो यह स्थिति जो है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाती है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वास्तव में क्या है कि जब RH नेगेटिव माता RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप युक्त बच्चे से गर्भ धारण करती है, तो उस माता के शरीर में तैयार एंटीबॉडी हैं वो बच्चे के रक्त में जाके उसके RBC का लयन करना शुरू कर देती हैं, तो बच्चे में एनीमिया और जॉन्डिस की बीमारी होने लगती है, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में या तो बच्चे का ब्लड है वो चेंज किया जाता है और या फिर उसमें एक टीका लगाया जाता है जिसको रोगन का टीका कहा जाता है, वो बच्चे की जो एंटीजन है उसको ढक देता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। तो शादी के दौरान भी पहले ये देखा जाता है कि जो पति पत्नी है उनके ब्लड ग्रुप को भी मैच जनरली लोग करते हैं कि कहीं जो महिला है उसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो या पुरुष का RH पॉजिटिव हो, तो ऐसी स्थिति है वो भविष्य में उत्पन्न ना हो। तो RH कारक का बच्चे के जन्म के समय भी एक महत्व है और इस स्थिति जो अबनॉर्मेलिटी जो इससे संबंधित जो उत्पन्न होती है इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने RH कारक की बात की। RH कारक क्या होता है, इसकी वंशानुगति कैसे होती है, इसके जो दो मत हैं फिशर का मत और विनर का मत, ये क्या कहते हैं, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है। नेक्स्ट व्याख्यान में मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।